प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी की क्लास कर रहे थे टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के लिए। आज हम क्लास लेकर के आपके आए हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इंग्लिश में आपको सारी चीजें यहाँ पे लिखी जाएंगी और हिंदी में हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इसका टारगेट रखा गया मई तक आपकी क्लास 11th और 12th के दोनों जो बुकें हैं उसके हम लोग चैप्टर वाइज एक एक करके सेगमेंट को पूरा कर लेंगे। और जून में हमारा पेपर है, प्रैक्टिस पेपर भी साथ साथ चल रहा है। हिंदी मीडियम के लिए एनसीईआरटी की क्लास चल रही है, इंग्लिश मीडियम के लिए यही क्लास चलेगी जिसमें हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है एनसीईआरटी की क्लास पूरी देखा करें। साथ में अगर आप पढ़ रहे हैं तो घर पे एनसीईआरटी को ज्यादातर फोकस करके पढ़िए, क्योंकि आज अभी देखिएगा जो हम क्लास करने जा रहे हैं यह क्लास सिर्फ एनसीईआरटी का एक पैरा है और उतना ही कवर करने के लिए मुझे कम से कम 35 से 40 मिनट लगेंगे। ये मुझे लग रहा है कितना टाइम लगेगा, बाकी तो क्लास अभी स्टार्ट होने के बाद पता चलेगी। तो क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आप पढ़े हैं, जानते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पैदा हुए हैं धरती पे, सबको रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है कि अपने जैसी कॉपी को प्रोड्यूस करना, पैदा करना, यानी प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग टू सेम काइंड। अपने जैसे कभी कोई भी जीव, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा ही होता है, टाइगर है तो उसका बच्चा टाइगर होगा, बर्ड्स है तो उसका बच्चा बर्ड्स होगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, वो उसकी संतान होती है। इसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। हमारी बुक में एनसीईआरटी में इसे दो प्रोसेस में डिवाइड किया गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे आज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं फिजन। फिजन में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो यहां तक हम कवर करने वाले हैं। थीम को ध्यान से समझिएगा और चीजों को भी लिखते चलिएगा। कुछ चीजें हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, कॉपी से देख के करेंगे, नोट से, तो आप भी नोट कर लीजिएगा। हालांकि उसका पीडीएफ हम आपको सेंड करेंगे, अभी रिटन में है और बाद में हम उसको जो है आपका पीडीएफ टाइप करवा करके हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें उसके पहले आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इतनी बातें और क्लास में नहीं होंगी, चूंकि पहला क्लास था इसलिए हम इतनी बातें किए हैं, आप इसके लिए समझ सकते हैं। तो लाइफ स्पान पहली टॉपिक आती है हमारी, लाइफ स्पान। जीवन काल कहते हैं इसे, लाइफ स्पान इसे कहते हैं जीवन काल। आप जानते हैं सिंस बर्थ टू टिल डेथ, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेकर के जब तक वो मरता नहीं, सिंस बर्थ टू टिल डेथ। आप अलग अलग डिफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे कि बुक में जो डिफिनेशन दी गई थी उसे मैं आपको बताऊं। द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पान। वह ड्यूरेशन जो बर्थ से लेकर के और डेथ के बीच तक का गैप होता है, जो जब तक मरते नहीं तब तक अपना जीवन जीते नहीं, तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए जो गैप है, यही गैप क्या कहलाता है, लाइफ स्पान कहता है, जीवन काल कहलाता है। जीवन काल अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग होते हैं। किसी का कुछ मिनट होता है, किसी का कुछ दिन होता है, किसी का कुछ ईयर्स होते हैं और किसी का क्या होता है, बहुत सारे ईयर्स होते हैं। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो पॉइंट हम आपको नोट करवाने वाले हैं। तो जो लाइफ स्पान होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ टाइम के लिए होती है, 90 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, ठीक है, अलग अलग। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हजारों सालों से जिंदा है, 1000 ऑफ ईयर से जिंदा है, उनके बारे में पढ़ेंगे, वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल की लाइफ स्पान जो सबसे ज्यादा होती है, तो एनिमल में आप किसको लिखेंगे, एनिमल में आपको पता भी है, हमको लगता है टर्टोइस। टर्टोइस की लाइफ स्पान कितनी होती है, 200 ईयर्स। एक्चुअली में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो जहां से प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम कवर करते चलेंगे। तो ये आपका एक प्रश्न पूछा गया है कि लाइफ स्पान ऑफ द एनिमल्स इज हायर देन टू ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर आप बताएंगे दिस एनिमल इज द हायर लाइफ स्पान 250 ईयर्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का आता है तो ह्यूमन बींग का जो होता है वो 100 ईयर होता है। हालांकि कुछ रिसेंटली बुक में ऐसा लिखा जा रहा है कि एक ह्यूमन बींग का जो है लाइफ स्पान 67 टू 68 है। यहां पे लाइफ स्पान आपका एनिमल का पूछेगा कि हायर लाइफ स्पान ऑफ दैट एनिमल, दिस एनिमल, तो आप वहां पे टिक करेंगे ऑप्शन में, तो वहां पर आपको टर्टोइस मिल जाएगा। ठीक है, 200 ईयर्स होते हैं। कभी कभी कॉम्प्लिकेशन में
हो सकता है कि आर्गेन्स को चेंज कर दें, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे पैरेट की बात करें तो पैरेट 140 ईयर तक अपनी लाइफ को स्पान करता है, यानी लाइफ स्पान उसकी कितनी होती है 140 ईयर, यानी 140 साल। क्लियर है। सेकेंड है प्लांट की बात करें अगर, तो यहां पे प्लांट आ जाएगा, और प्लांट में अगर हम रखें तो प्लांट में एक प्लांट आता है जिसका नाम क्या है, सिकोया का प्लांट। सिकोया का प्लांट जिसका है 3000 ईयर से 4000 ईयर। एक्चुअली में आप प्रैक्टिस पेपर देखेंगे ना, तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेकिन इसी के साथ ही क्वेश्चन और है जो वहां पे दिया गया है। तो यहां पे देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, लेरिया ट्राइडेंटाटा। लेरिया ट्राइडेंटाटा यह प्लांट है, ओल्डेस्ट प्लांट है, और यह कहां पाया जाता है, इसकी लाइफ स्पान जो है 11,300 ईयर है। कहां पे है ये, कैलिफोर्निया में है। कहां पे है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, कहां पे है, कैलिफोर्निया में है। सिकोया को आप और एक चीज कहते हैं, रेड वुड ट्री कहते हैं, रेड वुड ट्री कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको ओरली बता सकता था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लिखा हुआ चीजें अगर हम कई बार लिखेंगे तो हमको याद भी हो जाएगी। तो आप भी नोट डाउन करते चलिए। मुझे याद था, लेकिन मैं इसे लिख करके रखा था, वहां से देख के बता रहा हूं। जैसे अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन था रेड वुड ट्री, जो मुझे मिस कर रहा था, लेकिन कॉपी होने की वजह से याद हो गया। तो आप एक टीचर हैं, आप ये समझ सकते हैं कि सारी चीजें सबको लर्न नहीं रहती हैं। ज्यादातर क्वेश्चन कवर करने के लिए इन चीजों की सहायता ली जाती है। तो ये बैड मैनर में आता है, लेकिन बातें ये हैं कि हमें सारी चीजें लिखी होनी चाहिए थी, लेकिन लिखी हुई भी हैं। लेकिन यहाँ पे बैड मैनर ये है कि मैं ओरली बताऊं, ओरली बताना चाहिए मुझे, लेकिन एक्चुअली मुझे भी उतना ज्यादा याद नहीं है, इसलिए मैं इसकी सहायता ले रहा हूं। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिखावे वाली बात नहीं है, जो चीजें हैं एकदम कट और सत्य हैं, जो भी हैं आप जानते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जो दिखावे वाला हो। आप हमारे साथ जुड़े हैं और विश्वास करके जुड़े हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करें। हम जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं, जो भी क्लासेस हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप तक अच्छे से पहुंचाएं, अच्छी चीजें दें। उसके लिए हमें पेपर लेना पड़ेगा। भले हमारी इंसल्ट समझ में आती है कि लोग कहते हैं पेपर लिख पढ़ाते हो, कहने वालों के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। जो कहने वाले कहते रहे वो कहते रहे, क्योंकि जो पीडीएफ लगा करके दिखा करके लाइन पढ़ाते हैं वो ज्यादा बोलते हैं। तो मैं ऐसी कोई काम नहीं करने वाला हूं कि किसी बुक का पीडीएफ लगा दूं और उसे बता दूं। मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं, चीजें आप समझिए। इसका नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मैं बुक का सोर्स भी बता दे रहा हूं, किस बुक से पढ़ा रहा हूं। प्रदीप पब्लिकेशन की आप बुक ले लीजिए, मार्केट में है। एबीसी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। दो बुकों से मिक्स करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दोनों में लैंग्वेज जहां से अच्छी लगती है वहां से आप ले लीजिए, आप खुद से पढ़िए। मैंने तो शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे खुद पे यकीन करिए या खुदा पे, क्योंकि इस लेवल पे आपको सब कुछ आप पढ़े, सब कुछ आप जानते हैं। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं रिवीजन करा रहा हूं। तो इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहूंगा। मैंने कॉपी कलम का उपयोग किया, देख करके बता रहा हूं, तो आप बुरा ना माने। क्लासेस को पूरा करिए, मैटर आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, आप जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, रिप्रोडक्शन क्या है। आपने जैसे आप स्प्रिंग को पैदा करना, आपको डिफिनीशन लिखनी होगी मेंस में, अभी नहीं लिखनी है। अभी तो आपको बस इतना रखना है कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, कार्य अपने जैसे आप स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, जो उसके सेम काइंड होती है, उसके प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग से पैदा करते हैं। जैसे कि प्रोसेसिंग क्या है, उसकी फर्स्ट प्रोसेसिंग आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ए बाकी आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें एज दिया गया है कि एज में जुवेनाइल फेज है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव या मेच्योरिटी फेज है, सेंसियंस फेज है, और आपकी डेथ। ठीक है, तो वो आपके सभी फेज के बारे में है। जैसे कि बच्चा पैदा होता है, जिसे आप टेट वगैरह किए होंगे, अगर आप तैयारी की होंगे या बीएड की होंगे, तो आप जानते हैं शैशवावस्था होता है, युवावस्था होता है, सेम चीजें वहां पे हैं। तो बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना, वहां से प्रश्न पूछा नहीं गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम इंटर करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे पेरेंट, सिंगल पेरेंट से भी आप स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सिंगल पेरेंट से आप स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, और जो सिंगल पेरेंट होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, सिंगल पेरेंट के बारे में। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट अब यहाँ पाता है कि आप स्प्रिंग को और क्या कहते हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे प्रश्न जो पूछे जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसे और क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज, इसे किस नाम से जानते हैं? पहला इसको कहते हैं, यहां पे जो गैमीट होती है वो सेम काइंड होती है, यानी गैमीट तो बनता नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिस सेल से डिवीजन होता है वो एक जैसा होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एगैमो या एगैमोजेनेसिस। एगैमोजेनेसिस, ये प्रश्न पूछे गए हैं। आर एगैमी, आर एगैमोजेनी, एगैमोजेनेसिस कहते हैं या एगैमोजेनी कहते हैं। एक एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं, चूंकि देखिए जो हमारे बॉडी में दो पार्ट होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है और एक उसका क्या होता है? सोमैटिक पार्ट होता है। बॉडी के जो पार्ट की बात करें तो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है, एक सोमैटिक पार्ट आता है। सोमैटिक मीन्स होता है स्टोमा, यानी बॉडी का फॉर्मेशन। इससे क्या किसका फॉर्मेशन होता है? बॉडी का। और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव, या इसे जर्मिनल पार्ट कहते हैं। जर्मिनल पार्ट में क्या आ जाता है? मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवा। तो जर्मिनल पार्ट में किसका निर्माण होता है? जेनाइटल, ठीक। यहां पे अगर आप कह देंगे तो स्पर्म और ओवा की बात होती है। चलो ठीक है, वो आप छोड़ देंगे, स्पर्म और ओवा की बात होती है। अब चूंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहां पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। यह क्वेश्चन आप जानते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो सेल होती हैं वो सेल डिवाइड करके ही नए ऑर्गेन्स का प्रोडक्शन करती हैं, न्यू ऑर्गेन्स को बनाती हैं। जो न्यू ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है या बनते हैं, वो न्यू ऑर्गेन्स कैसे होते हैं? सोमैटिक बॉडी से ही बनते हैं। कहां से निर्माण होता है? सोमैटिक बॉडी से। तो उनकी बॉडी की सेल से ही निर्माण होता है, चुप, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सोमैटोजेनी कहते हैं या सोमैटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सोमैटोजेनी, सोमैटोजेनेसिस या सोमैटोजेनी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रश्न आपको पूछा जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज, तो आप कहेंगे एगैमोजेनेसिस या एगैमोजेनी, सोमैटोजेनेसिस या सोमैटोजेनी। क्लियर रहेगा, याद रहेगा, क्वेश्चन आएगा तो आपको टिक करना है, ठीक है। इनका फेज क्या होता है, इन्हें लिखना क्या है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपसे फिर कहूंगा आप बुक पढ़ने की आदत डालिए, बुक में पढ़िए, सारी चीजें दी गई वहीं से मैं ले आकर के आपके लिए साइट में बता रहा हूं। एक एक साल का खरीदिए, 12th की खरीदिए, फिर 11th की खरीदिए, या आप दोनों बुक आपके पास हो तो एक नजर जरूर पढ़ा करिए। किसी के नोट्स में वही चीजें होती हैं। नोट्स का मतलब जानते हैं आप? जैसे आप नींबू निचोड़ते हैं ना, तो नींबू तो निचोड़ चुका, आप उसको पानी में डाल करके, कुछ लोग देखे होंगे आप, उसे पानी में डालते हैं, फिर वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसे से निचोड़ते हैं। वो काम होता है नोट्स का। नोट्स की पढ़ाई में बहुत संक्षेप में सारी चीजें लिखी होती है, टीचर अपने अकॉर्डिंग संक्षेप में लिखता है। लेकिन जब आप किसकी पढ़ाई करेंगे, जब आप बुक पढ़ेंगे, तो वो सागर है, वो सागर में आपको सारी चीजें मिलेंगी। और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि मेरे साथ जुड़ने वाले सभी लोग इस कॉन्फिडेंस के हैं कि वो बड़े आराम से बुक पढ़ के समझ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी कारण से पढ़ाई रोक दी होगी, नहीं पढ़े होंगे, लेकिन वो भी अगर बुक पढ़ेंगे तो उनको सारी चीजें मेमोराइज होंगी, याद होंगी। कुछ ऐसे मित्र हैं जो लगातार क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों को रिवीजन कर रहे हैं, रोज पढ़ा रहे हैं, तो सारी चीजें उनके सामने से गुजर रही हैं। बस फोकस करना है किस चीजों को हमको याद करना है, किस पे नहीं करना है, वो काम मैं कर रहा हूं। आप बुक लीजिए, बुक को पढ़ते रहिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे आपको कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। कैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है? आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं जो जेनेटिकली रूप से सेम होते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिक रूप से सेम होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली लेवल पे, जीन के लेवल पे सेम होता है पेरेंट के, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लोन। जैसे सपोज करिए कि आप हो, हम हो, अब हम और हमारे भाई बहन या उसके पहले पेरेंट्स में माता पिता, तो इसमें से अगर हम किसी का थंबनेल किसी का मिलता है क्या? आप आधार बनवाए होंगे, किसी का मैच नहीं किया, वरना बच्चा जाता थंब लगाता, पापा के अकाउंट से पैसा निकालता, 1 2 3 हो जाता। ऐसा होता क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता है?
ऐसा इसलिए नहीं होता कि सब में जीन लेवल चेंज हो जाती है, लेकिन जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्लोन बनते हैं, अगर हमारी बॉडी का क्लोन बनाया जाए तो हमारा डीएनए फ्रीक्वेंसी या हमारे डीएनए का सीक्वेंस और उस जो हमारा क्लोन होगा उसका डीएनए का सीक्वेंस सेम होगा, आइडेंटिकल होंगे। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लियर है? तो जब कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह से बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। अब बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया कहां जाता है, किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे अकरेंस। अकरेंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक, अकरेंस कहां होती है, तो अकरेंस होती है इसकी मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, और कहां होता है, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में। कुछ और एनिमल है, कुछ और प्लांट है जो स्मॉल है, तो उसमें होता है। दो ऑर्गेनिज्म आपको याद रखना है, मोनेरा और प्रोटिस्टा, दो किंगडम है। आज जानते हैं पूरे एनिमल किंगडम को, पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। कितने किंगडम में? 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट किंगडम जो बनता है वो होता है मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। उसके बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि एरिस्टोटल ने 2 किंगडम दिया था, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। बाद में आर्य शिटकर ने 1969 में कितने किंगडम दिए, तो 1969 में किंगडम की संख्या हो गई 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट किंगडम दैट कॉल्ड मोनेरा किंगडम, इट इंक्लूड टू द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, whereas the protista kingdom in this kingdom, second that called protista kingdom in this kingdom include to the unicellular eukaryotic organism, third that known of fungi, and fourth that called plantae, and fifth that called animal kingdom। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसमें आएगा, बायोलॉजिकल का, उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लास 11th का दूसरा चैप्टर है। ठीक, उसमें भी चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि जो सेकेंड ईयर का चैप्टर है, आगे बढ़ेंगे, जीन है, डीएनए है, ठीक है, तो वहां से प्रश्न का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, तो उन सबको पढ़ लेंगे, फिर 11th का भी कवर कर लेंगे। मई तक कोर्स कवर हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ी सी, ठीक है, सीक्वेंस आपका बन जाएगा धीरे धीरे और सारी चीजें आप समझ जाएंगे। पहला क्लास है, थोड़ा सा आप हमें समझने में अभी आपको टाइम लगेगा और मुझे आपको भी समझने में, तो फिर आपके कमेंट ही बताएंगे हमको कि क्लास कैसी रही, क्लास में किस चीज को इंप्रूव करना है, किसको इंप्रूव नहीं करना है, इन चीजें आप बताएंगे, कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का स्वागत है। आप टेंशन में एकदम ना आए कि मैं कैसे कहूं, मैं खुद टीचर हूं तो टीचर की बुराई कैसे, नहीं, आप कह सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसे और अच्छी तरह से लाएंगे। हाँ, इस चीज के लिए मत कहिएगा कि आप पेपर लेके मत आइए, क्योंकि पेपर लाना इसलिए जरूरी है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं माइंड में सेटअप नहीं होते हैं, तो पता चलता है, भूल जाता है कि यार ये भी क्वेश्चन बताना था। जब वीडियो ओवर हो जाएगी तब लगता है कि यार किसको बताना था, ये नहीं बता पाए, तो वो थोड़ा सा हेजिटेशन रह जाती मन में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज के लिए मना मत करिएगा। बाकी आप जो भी आपको बुरा लगे नीचे कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मोनेरा किंगडम में किसको रखते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को आप जानते हैं। प्रोकैरियोट किसे कहते हैं, वह ऑर्गेनिज्म जिसके अंतर्गत न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं या न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, उसे हम प्रोकैरियोट रखते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से एग्जाम्पल बहुत सारे पूछे जाते हैं। प्रोकैरियोट में जो एग्जाम्पल आते हैं वो आपका आता है बैक्टीरिया है, यूबैक्टीरिया जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को आप बीजीए कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया क्या कहते हैं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। और क्या करते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है, इसी में माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पहले मोनेरा किंगडम की जो बैक्टीरिया थी इसे कहां रखा गया था, प्लांटी किंगडम। जो छोटे एग्जाम होते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जैसे मैं कॉम्पिटेटिव का जीएस भी पढ़ा रहा हूं आपको, जीआईसी का भी जीएस कवर कर रहे हैं, आप जानते ही हैं। तो जीआईसी की जीएस में आप जानते हैं, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बैक्टीरिया प्लांट जगत में है, लेकिन आप के लिए आप ये जानिएगा कि बैक्टीरिया किस में आता है, तो बैक्टीरिया यहाँ पे मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है, ठीक है। वहां पे हम आपको कहेंगे बैक्टीरिया को हम प्लांटी कहते हैं, बैक्टीरिया प्लांट जैसा होता है चूंकि इसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन वो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि वहां पे आपके ऑप्शन में मोनेरा नहीं मिलेगा, लेकिन यहां ऑप्शन में मोनेरा रहेगा, तो गलती मत करिएगा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक्चुअली में अपवाद जो खड़ा हुआ ना, वहां पे जो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिए गए थे उसमें कई डिमेरिट थी, और उस डिमेरिट को इंप्रूव करके मेरिट में कन्वर्ट करने के लिए आर्य छिटकर ने क्या कहा, उसमें बीच में एंटन मान ल्यूबेनहाक भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, सबकी बात करेंगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रोटिस्टा में किसको रख दिया गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को, याद रखेंगे।
यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहां गया, प्रोटिस्टम। चले आ गया। अब बात कर रहे हैं कि दो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मोनिरा में। तो मोनिरा में पाया जाएगा, तो मोनिरा की एग्जांपल कौन हो जाता है, बैक्टीरिया। मोनिरा की एग्जांपल कौन होगा, बैक्टीरिया। और प्रोटिस्टम कौन हो जाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा है आपका, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है, सॉरी यूग्लिना है, और कौन है, समझ जाइए आप, इतना समझ सकते हैं, यूग्लिना है, और कौन है। यहां पे एक मल्टी सेलुलर एनिमल का एग्जांपल आता है, मल्टी सेलुलर का, जिसका नाम क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। इतने लोगों में आपको पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और भी ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्लांट में बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, वो भी एसेक्सुअल मेथड के अंतर्गत आता है, उसको भी पढ़ेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो यहां पर सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये किसके माध्यम से होता है, फिजन के माध्यम से होता है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था, हम यहां तक कवर करेंगे फिजन तक। तो फिजन में दो प्रकार के फिजन होते हैं। फिजन मीन्स होता है डिवाइड दी बॉडी, बॉडी का डिवाइड होना। तो यहां पे फिजन टू टाइप का होता है। आपका पहला फिजन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन, और सेकंड जो होता है उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में इंक्लूड क्या होते हैं, बॉडी डिवाइड तो होती है, और डिवाइड होकर के टू आइडेंटिकल सेल का फॉर्मेशन करती है, यानी दो ऑफस्प्रिंग या डॉटर सेल का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के साथ ही आपको अगला पढ़ना है किसको, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में एक नहीं, एक से ज्यादा बहुत सारे बनते हैं, उसमें बहुत सारे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट क्या, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में आप किसको पढ़ेंगे, अमीबा में भी बाइनरी फिजन पढ़ेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा क्लास के लेवल से ऊपर आइए, अब आप क्लास के लेवल से हटेंगे, ठीक है। अभी तक तो आप इंटर के क्लास के लेवल पे थे, अब थोड़ा सा उठेंगे। तो बाइनरी फिजन में आप किसको पढ़ेंगे, बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा में बाइनरी फिजन पढ़ेंगे, यानी यूग्लिना में, अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से, ध्यान दीजिएगा। साथ में किसमें पढ़ेंगे, प्लेनेरिया में पढ़ेंगे, ठीक। तो एक एक करके कवर करें, उसके पहले मैं आपको एक सेकंड बस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम नजर डालें यहां पे, बस आप ध्यान रखिए, बस एक सेकंड हो गया। तो यहां पे अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करें। आज जानते हैं बैक्टीरिया, आपके सेल डिवीजन की थोड़ा सा बात कर लें तो आपका क्लियर हो जाएगा। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन आप पढ़े होंगे। सेल डिवीजन कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। आप 11th में पढ़ेंगे, 2 टाइप का दिया गया एनसीईआरटी में। मेरे साथ बहुत सारे एक मित्र ने कहा सर मुझे पूरी एनसीईआरटी याद है। बहुत अच्छी बात है, जिसको पूरी एनसीईआरटी याद हो, मान चले उसका 50% नंबर, 40 नंबर उसका फिक्स है, आप भी याद कर डालिए, ठीक। तो 3 टाइप की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 2 टाइप दिया गया है। अभी क्यों दिया गया वो हम बताएंगे। ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियासिस, क्लियर है। ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियासिस। असमसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और क्या है, अर्धसूत्री विभाजन, क्लियर। तो ए माइटोसिस जो होता है किसमें होता है, ए माइटोसिस होता है बैक्टीरिया में। अब क्लियर हुआ हम क्यों इसको लाए हैं। ए माइटोसिस सेल डिवीजन कहां होती है, बैक्टीरिया में होती है। बैक्टीरिया कैसा है, यूनिसेलुलर है, और इसकी सेल डिवाइड होंगी तो कैसे बनाते हैं। अच्छा एक चीज और, बैक्टीरिया कैसे होती है, यूनिसेलुलर होती है। जब दो इसके सेल आपस में जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया को थोड़ा सा यहां पे आइडेंटिफाई कर लें। बैक्टीरिया का अगर शेप के आधार पर रखते हैं तो 4 टाइप की होती है, जैसे कॉकस है, ठीक, बैसिलस है, और कैसी बैसिलस है, कोमा शेप है, ठीक, कोमा शेप है, और क्या है, रॉड शेप है, ठीक। अब क्या होता है, तो रॉड शेप है यहां पर। तो ये जब सिंगल सेल होती हैं, कैसी होती हैं, सिंगल सेल होती हैं, तो ये क्या काम करती हैं, कॉकस हो, चाहे बैसिलस हो, चाहे कोमा शेप हो, चाहे रॉड शेप हो, तो ये जब सिंगल सेल होती हैं, इसे क्या कहते हैं, जैसे मान लो मोनोकॉकस। अगर ये 2 सेल होती हैं, इसमें कितनी सेल होती है, 2 सेल होती हैं, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, डाइकॉकस, डाइकॉकस, ठीक। अगर इसमें एक सीथ बन जाती है, क्या होती है, सेल की सीथ बन जाती है, यानी चादर बन जाती है सेल की, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस,
कोकस, इसे डिप्लोकोकस भी कहा जाता है। डिप्लोकोकस किसको? डाइकाकस को डिप्लोकोकस भी कहा जाता है। आप पढ़ते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई, न्यूमोनिया डिजीज किससे होती है? डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई से। ठीक, स्ट्रेप्टोकोकस से भी बहुत सारी डिजीज होती है। ठीक, यहाँ पे पढ़ते हैं ना कोमासेप्ट से क्या होता है? विब्रियो कालेरी। विब्रियो कालेरी कैसा होता है? कोमा बैक्टीरिया है। विब्रियो कालेरिस क्या होता है? कालरा हो जाता है, याद है? विब्रियो से विब्रियो कालेरिस क्या होता है? कालरा होता है, याद ही होगा आपको। ठीक है, तो ये बैसिलस से, बैसिलस क्या होता है? बैसिलस ग्लोरिन आता है, बीसीजी का टीका लगता है, आप पढ़े होंगे। बैसिलस आप और पढ़े होंगे, बैसिलस से डिजीज भी होती है कई सारी, बैसिलस बैक्टीरिया से। तो उसके बारे में, उन सबके बारे में पढ़ेंगे, कभी आएगा चांस तो सबके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर ये सिंगल होती है तो इन्हें मोनोकोकस कहते हैं, याद रखिएगा, काम देगा। अगर ये डबल सेल होती है, यानी दो दो कोशिकाएं होती है, इसे डाइकोकस या डिप्लोकोकस कहते हैं। अगर ये शीत के रूप में आ जाती है, यानी सेलों का चादर बन जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। अब बैक्टीरिया डिवाइड कैसे होती है? बैक्टीरिया, मान लेते हैं कि बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पे पाया जाता है मीजोसोम, आपको याद ही होगा ये मीजोसोम हो। ठीक, यहाँ पे न्यूक्लियोइड पाया जाता है। कोई बताएगा हमें न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं? न्यूक्लियोइड। और ये इसका साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक, यहाँ पे इसका फ्लैजिलम निकला हुआ है। सपोज कर लेते हैं ये फ्लैजिलम निकला हुआ है, यहाँ पे सीलिया पाई जा रही है, यहाँ पिली पाई जा रही है, बहुत सारी चीजें होती है। हमको पढ़ना था न्यूक्लियोइड, जिसके लिए हम डायग्राम बनाए। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है जब कोई भी न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जब कोई जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन से कवर्ड होता है तो उसी भाग को, और उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो उस भाग को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरिया सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो वहां पे न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन होता है, यानी उसका जेनेटिक आर्गन बनता है। क्या बनता है? जेनेटिक आर्गन बनता है। और जेनेटिक आर्गन सेंटर में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, केंद्रकाभ कहते हैं हिंदी में। ठीक है, केंद्रकाभ कहते हैं। ठीक है, यहाँ केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ऐसी कंडीशन में एक किसका फॉर्मेशन कर लिए? न्यूक्लियोइड का। न्यूक्लियोइड में क्या होता है कि आपका जेनेटिक मटेरियल, चाहे डीएनए चाहे आरएनए होगा, और उसके ऊपर जुड़ा हुआ उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्लियर है? तो ये न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन किया। अब क्या होता है? पहले न्यूक्लियोइड डिवाइड होते, जैसे आप उसमें पढ़ते हैं कि यहाँ क्या होता है? पहले न्यूक्लियोइड का डिवीजन होता है और सेकंड आपका किसका डिवीजन हो जाता है? साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या कहते हैं? साइटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और कैरियोकाइनेसिस, और उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का डिवीजन होता है। चुप, माफ करिएगा, उसके पहले मैं कुछ और बोला था। तो जब हम पढ़ेंगे किसका? न्यूक्लियोइड का डिवीजन होगा, और उसके बाद किसका डिवीजन होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। और डिवीजन हो जाने के बाद सेल ब्रेकडाउन कर जाती तो हो जाती है। इस प्रकार के डिवीजन को हम क्या कहते हैं? एमाइटाटिक डिवीजन होता है। ये चीज याद रखेंगे, एमाइटासिस होती है, ये एमाइटाटिक डिवीजन होता है, पहली चीज। सेकंड थिंग्स आपको याद रखना है कि इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है। थर्ड थिंग्स जो आपको याद रखना है, वो पहले न्यूक्लियोइड का डिवीजन होगा, सेकंड जो डिवीजन होता है वो किसका होता है? साइटोप्लाज्म का होता है। ठीक है, चले बाकी सेकंड आ जाते हैं माइटोसिस। माइटोसिस किसमें होता है? सोमैटिक सेल में होता है। किसमें होता है? सोमैटिक सेल में होता है। इसे हम लोग और कुछ कहते हैं, जल्दी बताइए, इसे क्या कहते हैं? इक्वल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वल डिवीजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इक्वल डिवीजन कहते हैं। सोमैटिक सेल में पाया जाता है, इक्वल डिवीजन होता है। अब इक्वल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होता, रिड्यूस नहीं होता, जितना रहता है उतना रहता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई सेल है और यह सेल क्या काम की? डिवीजन की। तो यह सेल डिवाइड करके कितना बना ली? 2 सेल का फॉर्मेशन की, और 2 सेल जो फॉर्म हो रहे हैं इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट लाइक पेरेंट बॉडी। तो पेरेंट सेल जैसा ही इसमें क्या होता है? सेम लाइक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस पेयर को हम क्या कहते हैं? सोमैटिक डिवीजन, या इसी पेयर को हम क्या कहते हैं? इक्वल डिवीजन, या इसी को हम क्या कहते हैं? माइटोसिस। क्लियर है? समसूत्री विभाजन, यहाँ पे सूत्रों यानी गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है जो डॉटर सेल बन रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। जो डॉटर सेल बन रही हैं वहां पे क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? समान रहती है। इसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है तो इसका कोई नाम नहीं देते हैं। यहाँ पे सूत्र का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। तीसरा होता है मियासिस, और मियासिस को क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब यहाँ पे
जो सेल होती हैं वो सेल क्या होती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें एक कोई सेल है और उसका क्रोमोसोम नंबर कितना है 2n, ये रिड्यूस होकर के क्या होगा nn, और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट सेल, किसका फॉर्मेशन करेंगे, गैमीट सेल का। अगर प्लांट होगा तो पॉलन ग्रेन और ओव्यूल का फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन होगा, जबकि एनिमल होगा तो एनिमल में भी स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार का जो डिवीजन होता है इसे हम क्या कहते हैं, मियासिस कहते हैं। मियासिस में 2 फेज होते हैं, मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकेंड। इन सब चीजों पे मुद्दा पे चर्चा करेंगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे। मेन फैक्टर यहाँ पे था, हमें ए माइटोसिस आपको बताना था। ए माइटोसिस में पहले, या माइटोसिस में या मियासिस में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और देन किसका फॉर्मेशन होता है, देन किसका डिवीजन होता है, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। फॉर्मेशन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस, CARY, कैरियोकाइनेसिस। एंड देन किसका डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। क्लियर है, चले आगे। अब अमीबा तो खत्म हो गया, माफ करिएगा, बैक्टीरिया खत्म हो गया। हमने मोनेरा किंगडम से एक आर्गन छो रखा था बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में ए माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, जो फिजन का ही एक रूप है। सेल डिवाइड करके 2 सेल में फॉर्मेशन की, और पहले न्यूक्लियोइड का डिवीजन हुआ, देन किसका डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म का, और एक ही बैक्टीरिया से 2 डॉटर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। सेकेंड आपका जो याद रखना है आपको, एक बैक्टीरिया अगर फेवरेबल कंडीशन में है, बाइनरी फिजन में फेवरेबल कंडीशन में, उसके सीजन का फेवरेबल कंडीशन है, तो एक बैक्टीरिया को डिवाइड होने में 20 to 30 मिनट लगते हैं। कितने, फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया को डिवाइड होने में 20 to 30 मिनट लगते हैं। आपने अपने घरों पे देखा होगा, जब कर्ड का फॉर्मेशन किया जाता है तो वहां पे लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है, मिल्क में पाए जाने वाले लैक्टोज शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में, और जो उसमें केसिन प्रोटीन होती है उस केसिन प्रोटीन के ड्रॉपलेट को इकट्ठा कर देता है मिल्क के केसिन प्रोटीन को, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो जाता है, यानी दूध का दही में बदलाव हो जाता है। सेकेंड आपको पढ़ना था, किसको पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा में। ठीक, फर्स्ट तो आप पढ़ लिए बैक्टीरिया में, मोनेरा किंगडम खत्म, और फिर पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में कौन सा डिवीजन होता है, बाइनरी फिजन होता है, और बाइनरी फिजन हमको पढ़ना है। बाइनरी फिजन में तो 3 आर्गन मैंने आपको यहाँ पे बताए थे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हो जाता है आपका अमीबा, सेकंड आपका हो जाता है यूग्लिना, और थर्ड आपका जो है कौन है, पैरामीशियम। पैरामीशियम नोट कर लीजिएगा इसको। अमीबा में ये प्रश्न पूछे गए जो है, ये सभी इंपॉर्टेंट थिंग्स में जाते हैं। पूरा डिवीजन जो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो आपको लगेगा कि यार फिजन ही बता रहे हैं क्लास 9th का 10th का, नहीं 10th का नहीं भाई, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल समझना है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कहां से प्रश्न पूछा गया, आप प्रैक्टिस पेपर उठाइए, पक्का मिलेगा, देख लीजिएगा, दिया गया, मैंने प्रैक्टिस पेपर से ही नोट किया है। तो यहाँ पे अमीबा में जो फिजन होता है उस फिजन का नाम होता है इररेगुलर बाइनरी फिजन। इररेगुलर बाइनरी फिजन। इररेगुलर बाइनरी फिजन। और इसमें आ जाएंगे सेकंड में, जिसका नाम क्या है, यूग्लिना। यूग्लिना में कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। आप प्रैक्टिस पेपर उठाइए, तीनों प्रश्न मिल जाएंगे आपको, अलग अलग ईयर्स में पूछेंगे। और पैरामीशियम में क्या होता है, जल्दी बताइए, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्लियर। अमीबा में इररेगुलर बाइनरी फिजन, आप जानते हैं अमीबा का कोई निश्चित शेप और साइज नहीं होती। चूंकि निश्चित शेप नहीं है, इस कारण इसमें जो रिप्रोडक्शन का फेज होता है, यानी माइटोसिस होती है, वह माइटोसिस इसमें कैसे होती है, कहीं से सेल डिवाइड, न्यूक्लियर डिवाइड कर जाएगा, कहीं से सेल डिवाइड कर जाएगी, और क्या हो जाएगा, एक न्यू ऑर्गेन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है, यहाँ पे कुछ नहीं। उसी तरह से सेकंड आपका, एक सेकंड, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन में अगर हम पहुंचेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल में आपका किसका पाया जाता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल में आपका पाया जाता है, तो आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल में आपको पाया जाएगा यूग्लिना, और देन आपका पैरामीशियम। और पैरामीशियम में किसका पाया जाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, बॉडी बीच से डिवाइड हो जाती है। आप डायग्राम देखिए, डायग्राम में दिया गया है, आप अपनी एनसीईआरटी उठा सकते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्लेनेरिया। मैंने आपसे 3 आर्गन बताया था,
तो थर्ड आपका ए सेकंड था। और प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में आप पढ़ेंगे यहां पे भी कैसा होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। चूंकि मल्टीसेलुलर टिश्यू ग्रेड एनिमल था इसलिए हमने इसको अलग किया है। ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ये मल्टीसेलुलर यानी टिश्यू ग्रेड का एनिमल है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में कैसा होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन प्लेनेरिया में पाया जाता है। प्लेनेरिया सबस्ट्रेट से चिपक जाता है। जैसे मान लीजिए आप प्लेनेरिया को पढ़े होंगे, ऐसे बनता है ना इसका डायग्राम, ऐसे सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे इसका एक शंकर भगवान बने होते बीच में इसके। तो प्लेनेरिया में क्या होता है, यहाँ पे आई स्पार्ट पाई जाती है। आप 10th में बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई स्पार्ट टू किसमें, आई में ओरिजिन होती है यहां से। तो प्लेनेरिया क्या होता है, सबस्ट्रेट से चिपक जाता है। सबस्ट्रेट से चिपक गया किसी सबस्ट्रेट पे जाकर के, हुआ क्या, इसका अगला हिस्सा ये मूवेबल होता है, ये आगे की तरफ खींचेगा, पिछला हिस्सा सबस्ट्रेट से चिपका हुआ वो जा नहीं पाएगा। ऐसे स्थिति में क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाता है, बॉडी बीच से डिवाइड कर जाती है और जो हिस्सा बचता है इसका बॉडी अब दो पार्ट में हो गई। एक पार्ट ऐसे हो गया इसका, आ जाओ भाई, एक फर्स्ट पार्ट हो गया इसका और ए इसका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक, ये सबस्ट्रेट से लगा हुआ है, ये भी ग्रो करके एक प्लेनेरिया बना लेगा और ये भी ग्रो करके प्लेनेरिया बना लेता है। इस प्रकार के डिवीजन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन। यूग्लिना की अगर बात कर लें, यूग्लिना में आप जानते हैं यूग्लिना कैसे बनता है। तो यूग्लिना, ये मान लेते हैं यूग्लिना थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, आ जाओ भाई यूग्लिना। तो इसमें क्या होता है कि यहां से सेल डिवाइड कर जाती है। ऐसे डिवीजन को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ठीक, सेल इधर से डिवाइड कर जाती है लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह से डिवाइड करेगी, क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। और तीसरा होता है इरेगुलर, जैसे अमीबा है, अमीबा कहीं से डिवाइड कर सकता है तो उसे इरेगुलर बाइनरी फिजन कहते हैं। बात कर ले मल्टीपल फिजन की, 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, घबराइए मत, पूरा देख के जाइएगा। मल्टीपल फिजन की अगर हम चर्चा करें तो मल्टीपल फिजन में जब आप आएंगे तो मल्टीपल फिजन क्या होता है, 2 पार्ट मैंने आपसे बताए थे। मल्टीपल फिजन में आपका जो एग्जांपल होता है वो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बॉडी लगातार डिवाइड करती है। प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में कैसे मूवेबल होता है, प्लाज्मोडियम मतलब होता है मलेरिया पैरासाइट। ऐसा पैरासाइट जो आपकी बॉडी में मलेरिया डिजीज को जन्म देता है उसे मलेरिया पैरासाइट कहते हैं। मलेरिया पैरासाइट से, प्रोटोजोआ में मलेरिया पैरासाइट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 टाइप की मलेरिया पैरासाइट होती हैं, चारों के बारे में, विवैक्स है, मलेरी है, तो उन सबके बारे में आपको पढ़ना है। अच्छे से पढ़िएगा। प्रैक्टिस पेपर अगर आप नहीं लिए हैं तो मार्केट से जरूर खरीद लीजिए, ठीक है। उसमें आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन मलेरिया पैरासाइट से घुमा फिरा के आए। यहाँ पे मेन मुद्दा रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पे तो उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन आप जरूर पढ़िएगा। मैं आपसे कह रहा हूं प्रैक्टिस पेपर लिए हैं तो आज आप खोलिए प्रोटोजोवन डिजीज, और प्रोटोजोवन डिजीज में जितना आज का आप टास्क रख लीजिए, इस टास्क को जरूर कंप्लीट करिएगा। देखिए, मैं आपका टीचर नहीं हूं, मैं आपका फ्रेंड हूं, और आपके जैसा फ्रेंड जैसा ही मैं बिहेवियर कर रहा हूं। मैं आपको टीचर जैसा पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं फ्रेंड जैसी बातचीत कर रहा हूं। इतना स्लोली मैं किसी वीडियो में देखिए मैंने नहीं बोला हूं, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं, लेकिन यहाँ पे एकदम फ्रेंड की तरह मैं घुल मिल के आपके साथ चल रहा हूं। तो आप कोशिश करिए, लाइक तो कर ही दीजिए यार अब तो, ठीक है। तो दूसरा मुद्दा ये है कि क्या कह रहे थे, हाँ, तो प्लाज्मोडियम को आज पूरी डिजीज जितनी प्लाज्मोडियम से पूछे गए 13-14 क्वेश्चन पूछे गए, 13 to 14 क्वेश्चन। तो 13 to 14 क्वेश्चन आप क्या करिए, उसको आज पढ़िए। वहां से प्रश्न पूछे गए जैसे सिंकोना ट्री के बारे में पूछा गया है। मलेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पाया जाता है, लीवर में होता है, ठीक है। अब मुद्दा आ जाइए यहाँ का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है, लीवर में होता है। फिर वो ब्लड में जाता है। मलेरिया जब ब्लड में आता है ना तो ब्लड के माध्यम से चला जाता है, लीवर में जाके बैठ जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो ऑर्गेनिज्म है यानी प्रोटोजोआ है वो प्लाज्मोडियम, और लीवर में जाकर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। देन वो क्या काम करता है, फिर ब्लड में निकलता है, उसके जो से ज्वाइंट बनते हैं वो ब्लड में जाते हैं, और ब्लड में जाने के बाद फिर मूवेबल करते हैं। वहां पे भी क्या करता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बाद में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। सारे प्रश्न पूछे गए, अलग अलग फेज पे उसके बॉडी का फॉर्मेशन बदल जाता है, तो उनके बारे में भी पूछा गया है, तो आप जरूर पढ़िएगा, काम देगा। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल पढ़ने, मलेरिया पैरासाइट क्या होता है यानी प्लाज्मोडियम कैसे काम करता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम में सेल कैसे डिवाइड करती है, बाइनरी फिजन होता है, वहां पे मल्टीपल फिजन, माफ करिएगा, मल्टीपल फिजन होता है। और मल्टीपल फिजन में उसके न्यूक्लियर डिवाइड होता है, बाद में उसके ऊपर की जो सिस्ट वाल होती है टूट जाती है, और फिर सारे पैरासाइट बॉडी में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और आप पेशेंट हो जाते हैं, ठीक। उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अमीबा में भी मल्टीपल फिजन होता है। तो क्वेश्चन पे यहां पे कंफ्यूजन खड़ी होगी कि अमीबा है
एक तो यहाँ पर अमीबा लिखे इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है, अमीबा में मल्टीपल फिजन भी होता है, ते भी आप याद रखेंगे अमीबा में मल्टीपल फिजन भी होता है। तो यहां तक आज हमको कवर करना था, हमने कवर किया। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का, आपके जो है उसका, आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं। आपके सुझाव का दोनों आप एज ए फ्रेंड मान करके अपना सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए अच्छी बात है, हम उसमें और परिवर्तन करेंगे, आपका भी लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा। जो भी चीजें हैं, बस मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूं, ये मत कहिएगा कि इसको लेके मत आइएगा, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो मैं यहीं से देख के बताता हूँ, सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, तो मैं लेके आऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा बहुत कम उपयोग करूं उसका, ज्यादातर चीजें मैं आपको सीधे बता सकूं। ठीक है, तो फिर मिले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए।